गुड मॉर्निंग माय डीवाई फैमिली, और एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अभिनव 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर। और लेकर आया हूं इस बार दोबारा से सीपीआर यानी कि करंट पल्स रेडियो। ये सारी की सारी खबरें हम लोग आप लोगों के पास लेकर आते हैं बीबीसी हिंदी के माध्यम से। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हें धन्यवाद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को और समय देने से इंकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि एसबीआई 12 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराए। अदालत ने चुनाव आयोग को इस जानकारी को 15 मार्च की शाम 5 बजे तक अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करने का भी निर्देश दिया है। पारदर्शिता के कई पैरोकारों ने अदालत के इस फैसले का स्वागत किया है। विश्लेषकों का मानना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक होने के बाद राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में पता चलेगा। कोर्ट में क्या क्या हुआ। एसबीआई ने 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा विवरण देने के लिए 30 जून तक का समय देने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को दिए फैसले में कहा था कि एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड को किसने खरीदा और किसने उसे भुनाया, इसकी जानकारी 6 मार्च तक उपलब्ध कराए। अपनी याचिका में एसबीआई ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए जाने और उसे बनाए जाने से जुड़े डेटा 2 अलग अलग जगहों पर रखे गए हैं। उनका कहना था ये डेटा उसके सेंट्रल डेटाबेस में नहीं है। उसका कहना था कि इसका मिलान करने के लिए अधिक काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसकी दलील थी कि हर बॉन्ड पर एक यूनिक नंबर दिया गया है, उसे अल्ट्रा वायलेट लाइट में पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद ही बॉन्ड का पता चल पाएगा। इसके अलावा उस पर कोई ऐसा चिन्ह नहीं है जिससे ये पता लग सके कि उसका खरीदार कौन है, क्योंकि ये बियरर बॉन्ड हैं। एसबीआई का कहना था कि बॉन्ड की संख्या की जानकारी को डिजिटल तरीके से रखा गया है, वहीं उसे खरीदने वालों की जानकारी भौतिक रूप में रखी गई है। ऐसे में दोनों को मिलाने में अधिक समय लगेगा। अप्रैल 2019 से फरवरी 2024 के बीच 22,217 बॉन्ड बेचे गए हैं, जिसकी जानकारी का उन्हें मिलान करना था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने की समय सीमा बढ़ाकर 30 जून करने की एसबीआई की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की याचिका को खारिज किया और फैसले में ये कहा गया कि अदालत ने एसबीआई को ये नहीं कहा है कि उसे इन दोनों जानकारियों को मिलाना है। अदालत ने कहा है कि एसबीआई से कहा गया है कि उन्हें केवल 2 तरह की जानकारी देनी है। पहली ये कि बॉन्ड कब खरीदा गया, खरीदने वाले का नाम और खरीदे गए प्रत्येक बॉन्ड की कीमत क्या थी। दूसरी ये कि किस पार्टी ने कितने बॉन्ड को भुनाया, किस तारीख को भुनाया गया और भुनाए गए बॉन्ड का मूल्य कितना है। अदालत ने माना कि यह जानकारी एसबीआई के पास उपलब्ध थी, इसलिए उसे बिना कोई देरी किए चुनाव आयोग के साथ साझा किया जा सकता है। एसबीआई ने भी इस बात को स्वीकार किया, लेकिन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 3 और हफ्ते की मांग की, लेकिन अदालत ने उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। अदालत ने 12 अप्रैल 2019 को दिए अपने एक आदेश में राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग को हर इलेक्टोरल बॉन्ड के दानदाता का विवरण देने का आदेश दिया था। इसमें यह भी बताने को कहा गया था कि बॉन्ड की कीमत क्या थी और उसे किस खाते में किस तारीख को भुनाया गया। यह आदेश सितंबर 2023 तक के लिए था। अदालत ने सोमवार को चुनाव आयोग को इस जानकारी को अपनी वेबसाइट पर देने को कहा। इसके अलावा अदालत ने एसबीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक से कहा कि अगर वो 12 मार्च तक जानकारी पेश नहीं करेंगे तो इसे जानबूझकर आदेश न मानकर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस देरी के लिए एसबीआई को फटकार भी लगाई। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा, पिछले 24 दिनों में आपने मिलान का कितना काम किया है? आपने अपनी याचिका में ये बात क्यों नहीं बताई है? इसकी जानकारी हलफनामे में दी जानी चाहिए थी। हम कुछ हद तक साफगोई की उम्मीद करते हैं कि हमने ये काम किया है। अदालत के सवाल पर एसबीआई के वकील हरीश साल्वे ने कोई जवाब नहीं दिया। साल्वे ने जब ये तर्क दिया कि वो इस समय इसलिए मांग रहे हैं ताकि बैंक खरीदारों की पहचान की जानकारी देने में गलती ना करे। इस पर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा, ये देश का नंबर 1 बैंक है, हम उम्मीद करते हैं कि वे इसे संभाल पाने में सक्षम होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का प्रभाव क्या होगा। पारदर्शिता के पैरोकार और कानून के जानकारों ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इसका असर बहुत बड़ा होगा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज दीपक गुप्ता ने चुनावी बॉन्ड मामले की एक बार सुनवाई की थी। फैसला आने के बाद उन्होंने कहा, उन्हें एसबीआई को आदेश दिया गया है कि आप 12 मार्च की शाम तक जानकारी दें। उन्होंने कहा कि एसबीआई का ये तर्क पूरी तरह से बेतुका है कि उन्हें जानकारी को आपस में जोड़ने की जरूरत है। वे सिर्फ जानकारी न देकर उसे छिपाना चाहते थे। गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट एडीआर के जगदीप ने इसे एक महत्वपूर्ण आदेश बताया। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े मामले में एडीआर एक याचिका करता था। उन्होंने कहा, हालांकि अलग अलग सूचियां होंगी, एक देने वालों की और दूसरी बॉन्ड को बनाने से मिले पैसे की, लेकिन इससे नई जानकारी सामने आएगी। उन्होंने कहा कि अलग अलग सूची में कई पहचान संबंधी विशेषताएं भी होंगी, जैसे कि तारीख, क्योंकि बॉन्ड को 15 दिन में भुनाना होता था, इसलिए किसी राजनीतिक दल ने किसी अमुक राशि का बॉन्ड बनाया है तो आपको पता लगेगा कि किसने क्या छुड़ाया है।
उन्होंने कहा कि इसका देश के सभी राजनीतिक दलों और राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर प्रभाव पड़ेगा। सभी दलों के लिए चीज़ें पारदर्शी हो जाएंगी। सभी राजनीतिक दल इस बात की चिंता करेंगे कि उन्हें चंदा किससे और किस काम के लिए मिला है। इस फैसले का बीजेपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चुनावी चंदे में पारदर्शिता की वकालत करने वाली अंजलि भारद्वाज ने कहा, कोई कारण नहीं था कि एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन ना करे, क्योंकि उनके पास पूरा डेटा है। ऐसा लगता है कि एसबीआई चुनाव से पहले ये डेटा नहीं देना चाहती थी। उन्होंने कहा कि ऐसे में एक सवाल तो स्वाभाविक है कि एसबीआई डेटा क्यों नहीं देना चाहती थी, उसे कौन रोक रहा था, एसबीआई क्या छुपा रही है और किसके लिए छुपा रही है। उन्होंने कहा, जो राजनीतिक दल हैं, खासकर सत्ताधारी दल हैं, उन्हें ही इलेक्टोरल बॉन्ड का बड़ा हिस्सा मिलेगा। ये तो तय है कि बीजेपी को सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा मिला है। इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी के लिए सबसे अधिक फायदेमंद रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बीजेपी को 2017-18 से 2022-23 के बीच करीब 6,566 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड मिले। इस दौरान 9,200 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए गए। अदालत ने अपने फैसले में ये भी कहा था कि जब कंपनियां राजनीतिक दलों को चंदा देती हैं, हो सकता है उन्होंने चंदे के बदले में किसी फायदे के लिए ऐसा किया हो। भारद्वाज कहती है, जब सत्ताधारी दल को चंदा दिया जाता है तो वो किसी उम्मीद में दिया जाता है। चंदा देने वाला सोचता है कि हम ऐसे पैसे देंगे तो हम सरकार के फैसलों और उसकी नीतियों पर प्रभाव डाल पाएंगे। वो कहती हैं, इससे बहुत सारी चीज़ों पर रोशनी पड़ेगी। कोई फ़ायदा लेना भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण होता है। किस कंपनी को ठेका मिल रहा है, क्या नीतियाँ बन रही हैं, क्या वो नीतियाँ कुछ कंपनी को फ़ायदा पहुँचा रही हैं, क्या उन कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सत्ताधारी दल को पैसे दिए हैं। वो कहती हैं, क्या कुछ कंपनियों के खिलाफ किसी एजेंसी में कोई मामला चल रहा था, क्या चंदे के बाद उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ऐसी तमाम चीज़ें बाहर आएंगी। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले को कवर करने वाले पत्रकार नितिन सेठी के मुताबिक हमें जो मिलेगा वो उस बात की पुष्टि होगी जो हम पहले से जानते थे। वो ये कि भाजपा इस योजना की सबसे बड़ी लाभार्थी है। सेठी का मानना है कि जानकारी सामने आने पर विपक्ष भी इसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है, जो भ्रष्ट उद्योगपतियों और सरकार के नेक्सस की पोल खोलकर असली चेहरा देश के सामने लेकर आएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी नेता पृथ्वीराज हरिनंदन ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड से राजनीतिक भ्रष्टाचार कम हुआ या बढ़ा है। इसकी दोबारा जांच कोर्ट को ही करानी चाहिए, मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है। सारी की सारी खबरें थी आज आप लोगों के पास। करंट पल्स रेडियो में बना रहूंगा आप लोगों के साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो न्यानवाणी पर। थैंक यू सो मच।